साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें बहुत समर्थन, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। इसके बावजूद जिन मूल निवासी बहुजनों ने, यानी SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों ने और संविधान के समर्थकों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर भी करते हैं और फर्दर वीडियो बनाने के लिए एक दिशा निर्देश भी देते हैं। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। आते हैं मुद्दे के बाद पे। साथियों, आज का मुद्दा है बीजेपी ने एक बार फिर भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के सबसे बड़े तबके को, यानी OBC को, जिसकी जनसंख्या भारत में करीब करीब 65% है, यानी 65% है, बेवकूफ बनाया, गधा बनाया। आज का मुद्दा। बात शुरू करते हैं एक छोटे से उदाहरण से। साथियों, एक शब्द आपने सुना होगा, लॉलीपॉप। बच्चे को अक्सर चूसते हुए भी देखा होगा। एक डंडी सी होती है, प्लास्टिक की या लकड़ी की, ऊपर कैंडी लगी होती है, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, और अक्सर छोटे बच्चे उसे हाथ में पकड़कर चूसते हैं। कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसके हाथ में लॉलीपॉप हो तो उसको पता होता है कि लॉलीपॉप चूसना कहां से है। मगर भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका, जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, OBC कहते हैं, वो उस बच्चे से भी कहीं कम अकल है। जी हां, जाति आधारित जनगणना का लॉलीपॉप उसके हाथ में थमा दिया गया था, और वो कैंडी वाली साइड से नहीं चूस रहा था, कैंडी हाथ में पकड़ के डंडी चूस रहा था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो डंडी चूस के आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी जद्दोजहद करके SC और ST के लिए राइट्स यानी हक लाए। कहां से? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, आपको याद होगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को हराकर, पूरे के पूरे ब्राह्मणवादी और मनुवादी तबके को हराकर, सारी की सारी माइटी पावरफुल कांग्रेस को हराकर बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लेके आए थे। और गांधी जी ने मरण व्रत रखा, नतीजे में पूना पैक्ट हुआ। 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बनने के बाद 1936 में शेड्यूल बना कास्ट का और ट्राइब का, और तब से लेके अब तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कम से कम उनके हक अधिकार मिल रहे थे। हालांकि मनुवादी सरकारों ने दिए नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं दिए सही तरीके से, और भाजपा ने तो जो थोड़े बहुत मिल रहे थे वो भी रोक दिए। इस तबके का जनसंख्या अनुपात मात्र 22.5 या 23 या 24% है। अगर हम 1947 की भी बात करें या उसके पहले और बाद के आंकड़े भी लें तो 15% SC है और 7.5 या 8% ST। मगर OBC की जनसंख्या भारत में करीब करीब 65% है। किसी भी तरह से 60 से कम तो नहीं है। बिहार की जनगणना ने यह साबित कर दिया। और ये 65% तबका बिल्कुल हक अधिकार के बगैर जी रहा था। कांग्रेस और गांधी ने SC ST के साथ तो धोखा किया। उन दिनों में अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, जबकि टचेबल डिप्रेस क्लासेस यानी OBC के साथ दूसरे तरीके से घात किया, यानी OBC को गले लगाकर मारा गया। SC ST का विरोध तो मनुवादी ब्राह्मणवादी बिल्कुल सामने से किया करते थे, मगर OBC का विरोध दूसरे तरीके से किया, उसे गले लगाकर किया। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो बाबा साहब ने OBC को कहा था, डिग्रेड योर कास्ट एंड गेट इंक्लूडेड इनटू द कम्युनिटी विच वुड गेट राइट्स एंड बेनिफिट्स, यानी अपने आप को वो दिखाओ जो तुम हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से नीच, और तुम्हारे हक अधिकार नहीं है ये बताओ,
साइमन कमीशन को, ताकि तुम्हें भी हक मिले, जैसे मैं चाहता हूं एससी एसटी को मिले, तुम्हें भी मिले। और गांधी ने क्या कहा? ओबीसी को बिल्कुल क्लियरली कहा, अपग्रेड योर कास्ट एंड फील लाइक अपर कास्ट। अपने आप को अपग्रेड करो, जो तुम हो वो मत बताओ साइमन कमीशन को, यह बताओ कि तुम वेल ऑफ हो, लाइक अपर कास्ट हो, और हक अधिकार तुम्हारे हम देखेंगे। इस तरह गांधी ने एससी एसटी को तो सामने से अपोज किया, कांग्रेस ने एससी एसटी को तो सामने से अपोज किया, बिल्कुल अपोजिशन ओपनली की। मगर उनको मालूम था ओबीसी की अपोजिशन ओपनली अगर की गई तो बहुत बड़ा तबका है, मारने पे आ गया तो हमारा नामो निशान मिटा देगा। उसको गले लगाया और उसकी पीठ में शुरा घोंप दिया, उसे खत्म कर दिया। अल्टीमेटली बाबा साहब ने लॉ मिनिस्टर रहते हुए और संविधान सभा दोनों जगह पे ओबीसी के हक अधिकार की बात की। बाबा साहब ने कहा एससी एसटी के अलावा एक बहुत बड़ा तबका भारत में है, उसको भी हक अधिकार मिलने चाहिए। जबकि गांधी, नेहरू, पटेल और कांग्रेस का स्टैंड था एससी एसटी ही डिप्रेस्ड क्लासेस है और भारत में कोई नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, एक आर्टिकल रख देते हैं, प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएगा, आयोग बनाएगा, कमीशन पूरे भारत में घूमकर आंकड़े इकट्ठे करके देखेगा कि क्या कोई ऐसा तबका है, और अगर है तो उसके उत्थान के लिए क्या क्या करना होगा, वो रिकमेंडेशन देगा और उस रिकमेंडेशन पे उसके उत्थान के प्रावधान किए जाएंगे। और अल्टीमेटली ये बात यहां पे सेटल होगी। आर्टिकल 340 जिसका अक्सर हम जिक्र देखते हैं वो बनाया गया। मगर बाद में बाबा साहब ने यूनियन ऑफ इंडिया के लॉ मिनिस्टर रहते हुए जब ये देखा कि ओबीसी के बारे में कोई बात नहीं की जा रही, कांग्रेस बैकफुट पे आ चुकी है और राष्ट्रपति आयोग नहीं बना रहे हैं, तो बाबा साहब ने जब रिजाइन किया, उनमें 4 कारणों में से पहला कारण हिंदू कोड बिल का था और दूसरा बड़ा कारण था ओबीसी के लिए आयोग का ना बनाना। बाबा साहब फ्री हो चुके थे रिजाइन करने के बाद और ओबीसी को एकत्रित करने में लग गए थे और त्रिवेणी संघ के साथ मिलकर इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। इससे डरकर घबराकर तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इमीडिएटली एक अपर लेवल ओबीसी पुणे महाराष्ट्र के कालेलकर, काका साहब कालेलकर, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करवा दिया प्रेसिडेंट से, और उसने सारे आंकड़े भी इकट्ठे किए, बाबा साहब से भी कुछ राय ली, कुछ रास्ता लिया, दिशा ली और रिकमेंडेशंस भी दी। मगर बाद में कांग्रेस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक बार बहुत बड़ा उफान ओबीसी लीडरशिप में एक फिर से देखने को मिला और कांग्रेस फिर प्रेशर में आई और फिर कांग्रेस ने एक और कमीशन बनाया जिसका नाम था मंडल कमीशन। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के बड़े स्ट्रांग, बहुत ताकतवर नेता थे ओबीसी के, उनकी अध्यक्षता में यह आयोग बना। उसने भी पूरे भारत में घूमकर 6,743 जातियों का आंकड़ा इकट्ठा किया और पूरे का पूरा सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्ट्रक्चर स्टडी करके रिकमेंडेशंस के लिए कांग्रेस के आगे रखा। कांग्रेस ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अल्टीमेटली वीपी सिंह की सरकार जब 1990 में बनी और चल रही थी और बहुत सारा समर्थन बड़ी बड़ी ओबीसी पार्टियों और लीडरशिप से मिला हुआ था, तो उनके दबाव में मंडल कमीशन लागू हुआ। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब सारी रिट पिटीशंस मंडल कमीशन के बाद जो फाइल हुई थी वो इकट्ठी हुई, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जब बात चली, तो वहां पर यह बात हुई कि क्या आंकड़े जो हैं अवेलेबल हैं ओबीसी के, हम कैसे उनके उत्थान की बात कर सकते हैं, ये कैसे संभव है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह सवाल बार बार उठा तो ओबीसी को एक बात समझ में आई कि अब उनके हक अधिकार छीनने के लिए उनकी जनसंख्या की जानकारी का ना होना एक बहुत बड़ा रोड़ा बनाया जाएगा। और ये ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ वो जजमेंट जो अल्टीमेटली मंडल के फेवर में आई, 6 वर्सेस 3 जजों के फैसले ने उस फैसले को, सरकार के फैसले को अप्रूव किया और मंडल कमीशन पूरे भारत में लागू करने की रिकमेंडेशन को सही माना, बल्कि बहुत सारे रोड़े भी अटका दिए। आपको याद होगा क्रीमी लेयर भी उसी जजमेंट पे आई थी। मधुले में एक ब्राह्मण थे जो सोशल वर्कर ढकोसला किया करते थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में और पार्टिसिपेट करके ये कहा था कि इनमें बहुत सारे लोग काफी अगड़े हैं, उनको ये रिजर्वेशन या इसके मंडल कमीशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए, और क्रीमी लेयर का जन्म वहां से हुआ, हम सब जानते हैं। मगर असली बात यहां से शुरू होती है कि आंकड़े कहां हैं। साथियों, यहां पर मैं एक छोटा सा रेफरेंस ईडब्ल्यूएस का देना चाहता हूं। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ भारत में, 15 दिन में पूरे भारत में ईडब्ल्यूएस लागू हो गया, पार्लियामेंट में भी पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, स्टे भी नहीं हुआ,
और पूरे भारत में हर राज्य, हर यूटी में पूरी तरह से लग गया, और उस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, उसके आंकड़े आपके पास कहां से आए? जिन ब्राह्मणों की जनसंख्या 1.25% नहीं है, जिन तथाकथित ऊंची जातियों की टोटल पॉपुलेशन 5% भी नहीं है, जिनका 99% शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया पर कब्जा था, उनको आपने 10% और कैसे दे दिया? तब आंकड़े क्यों नहीं मांगे? अदरवाइज हर स्टेट में हर हाई कोर्ट आंकड़े मांगती है ओबीसी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी मांगती है। तो यहां से खेल शुरू हुआ जनगणना का। जयंती भाई मनानी एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी गुजरात के हमारे ओबीसी के साथी हुए, जो बढ़ई समाज से थे, जिन्हें हमारे एरिया में लोहार तरखान भी कहा जाता था। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जाति आधारित जनगणना पे, और सारा उसका रीजंस दिए थे क्यों जरूरी है जाति आधारित जनगणना। ये चलते चलते यहां तक आ गई कि अभी रिसेंटली प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने भी एक किताब निकाली है, जिस पर काफी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, और वो किताब हजारों की संख्या में तो बिक रही है। मैं आग्रह करूंगा पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों से उसे खरीदें, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में खरीदें और पढ़ें और समझें क्यों जरूरी है जाति आधारित जनगणना। मगर अब हाल ही में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाने के बाद, पहले भी बीजेपी ने कमिटमेंट की थी, कांग्रेस ने भी कमिटमेंट की थी, 2-3 बार कांग्रेस की कमिटमेंट भी आई, और अब तो नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद कहा कि इस बार जो जाति आधारित जनगणना होगी वो जाति आधारित जनगणना होगी, जिसमें SC ST के अलावा OBC के भी आंकड़े सामने आएंगे। और पूरे भारत में एक लहर फैल गई कि चलो जी, हमारी एक बहुत बड़ी मांग पूरी हो गई, अब जाति आधारित जनगणना होगी और OBC के भी सही सही सारे आंकड़े सेंसस में आएंगे। 2 दिन पहले ही यह सेंसस शुरू हो चुका है। 33 पॉइंट जो सेंसस के, उसमें 12वें पॉइंट की बात पूरी खुल के बाहर आ चुकी है, मकानों की गिनती। और मैं उसको स्टडी कर रहा था, बिल्कुल यथास्थिति है। जो आंकड़े पहले पब्लिश होते रहे हैं वही एक आंकड़े हैं। SC की भी गिनती होगी, ST की भी गिनती होगी, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है, मगर OBC का कॉलम इस बार भी नहीं रखा गया। यानी OBC को जो लॉलीपॉप पकड़ाया गया था, वो मीठे वाली साइड हाथ में पकड़ा दी और डंडी वाली साइड उसके मुंह में दे दी कि बच्चे ले, चूसता रहे। मुझे गिला ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों से नहीं है, ना RSS से है, ना हिंदूवादी संगठनों से है, ना कांग्रेस, बीजेपी, सूडो कम्युनिस्ट, रीजनल मनुवादी पार्टियों से है। मुझे अगर शिकायत है तो 60 से 65% OBC जनसंख्या से, जिसको इतनी बड़ी जनसंख्या बल होने की वजह से शासन पर कब्जा कर लेना चाहिए था, प्रशासन पे कब्जा कर लेना चाहिए था, न्यायपालिका, मीडिया हथिया लेना चाहिए था इन मनुवादियों से, देश के साधनों संसाधनों पर अपना एकाधिकार कर लेना चाहिए था। वो बेशर्म OBC अब भी कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। जलील तरीन OBC भीख मांग रहा है। कुत्तों की गिनती होगी, बिल्लियों की गिनती होगी, पेड़ों की गिनती होगी, जानवरों, परिंदों की गिनती होगी। शर्म करो OBC के लोगों, मर जाओ डूब के शर्म में। तुम्हारी गिनती नहीं होगी। एक बार फिर तुम्हारे मुंह में जूता बीजेपी ने दे मारा है, RSS ने दे मारा है। अगर इतनी सी भी शर्म बची है तो पूरे देश के OBC से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा लो कि RSS को, कांग्रेस को, बीजेपी को, सूडो कम्युनिस्टों को, हिंदुत्ववादी संगठनों को और जितनी भी कम्युनल ये मनुवादी रीजनल पार्टियां हैं, इन सबको निस्तो नाबूद करके छोड़ोगे, बर्बाद करके छोड़ोगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लानत है आपके भारत में पैदा होने, जीने और अपने आप को OBC कहने पर। इस देश के शासक थे तुम, तुम्हें शासक बनना था। कटोरा लेके भीख मत मांगो। अब जो बीजेपी ने तुम्हें धोखा दिया है, फिर से तुम्हारी पीठ में शुरा घूमता है, उससे बड़ा शुराब इस बीजेपी के पिछवाड़े में घुसेड़ के रख दो, खत्म कर दो। एक भी वोट बीजेपी को OBC का नहीं जाना चाहिए। और जो OBC अब भी बीजेपी के साथ है, वह सही में OBC की औलाद है या नहीं, यह सवाल मैं अपने दर्शकों पे छोड़ता हूं। कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, क्या इस धोखे के बाद भी जो OBC बीजेपी और RSS के साथ है, क्या वो वाकई OBC की औलाद है या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर साथियों। जय भीम साथियों।